कितना झूठा सच। बेचारी जीवन भर दुखी उठाती रही। अब ऊपर से वैधव्या, दुख और संवेदना प्रकट करती सब महिलाएं उठकर चली गईं। रेवा जड़ सी बैठी रही। आप चलकर जरा लेटिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नीना ने आकर उसे संभाला। बेजान गुड़िया सी रेवा पलंग पर आकर लेट गई। कितना झूठा सत्य। जो जीवन भर सर्पदंश सा उसके एक एक क्षण को विषाक्त करता रहा, वही आज समुद्र मंथन से निकले गरल घट सा सहस्र धाराओं में बंटकर उसे व्याकुल कर रहा था। पर वह तो शिव नहीं थी जो इसे पीकर भी जीवित रहती, और वह अब जीना चाहती थी। किसके लिए मरे, किन मधुर क्षणों की थाती सहेजे। 16 श्रृंगार कर सामाजिक मर्यादा की चिता पर चढ़कर सती हो जाए। जीवन भर तो जली चुकी थी। इंद्रधनुषी सपनों के रंग अभी सूखने भी न पाए थे कि वीरेन ने उपेक्षा की स्याही फेंककर उन्हें बदरंग कर दिया था। फिर भी उसने सजाने संवारने का कितना प्रयत्न किया था। आंख कान पर जबरदस्ती भ्रम की मनोरुई का भार डालकर अंधी बहरी बन जाना चाहा था, परंतु ये भी क्या सहज था। पागल सी होकर मरीचिका के पीछे भागती, वह सपनों के रंग समेटती, उन्हें क्रम से लगाती, पर वे बार बार उसे छलावा दे जाते, खंड खंड होकर बिखर जाते और क्षितिज उतना ही दूर दिखता जितना प्रारंभ में था। भागते भागते वह हौंफ गई थी। शाम के ढलते सूरज की तरह घिसट घिसट कर पहुँचे भी तो कुछ हाथ आने वाला नहीं था। वहाँ बाकी था केवल एक स्याह अंधेरा। जीवन की संध्या पर गुल्लू की तोतली बातों, पिंकी की हंसी और नन्हे की शरारतों का सलोना सिंदूरी रंग बिखरा हुआ था। यही एक थाती बच रही थी, और आज रिश्ते नाते तथा आस पड़ोस की औरतें समझाने आ धमकी थी कि इस सिंदूरी आभा पर वह वैधव्य की राख उड़ाकर सामाजिक नियमों का पालन कर उसे गंदला कर ले। पिछले महीने तार आया था कि वीरेन को दिल का दौरा पड़ा है। बेजान कागज का टुकड़ा लिए वह दीवान पर बैठी रह गई थी। नीना ने आकर पड़ा। फोन करके इनको बुलवालूं क्या। वो समझ नहीं पाई कि सास से और क्या कहे। पत्थर सी बैठी रेवा जैसे नींद से जागी। क्यों, क्या जरूरत है, उसे कुछ काम धाम नहीं है क्या। कहते कहते तार को तोड़ मरोड़ कर एक कोने में फेंक दिया। रसोई में जाकर सांभर को छौंक लगाने लगी। अभी पिंकी स्कूल से आकर चावल सांभर मांगेगी। सवेरे कह गई थी कि मेरे आने तक बना कर रखना। नीना, सांभर पाउडर कहाँ रखा है। सफेद टाइलों के ऊपर लगी लाल सनमाइका के पटों वाली अलमारी में वो मेटल बॉक्स के मसालों वाले डब्बे इधर उधर करने लगी। नीना ने फिर तार के विषय में कुछ नहीं कहा। बिना कहे ही एक स्त्री दूसरी स्त्री के अंतर की व्यथा जान गई थी। कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। दोपहर को खाना परोसते समय रेवा रोज की तरह गुल्लू को चावल बिखराने को मना कर रही थी। नन्हे कामिक खोले खाना खा रहा था। हाथ के निवाले में चावल रोटी कुछ है भी या नहीं, ये देखने की उसे फुर्सत नहीं थी। रोज की तरह रेवा ने कामिक छीनकर मेज पर फेंका। खाते समय पढ़ने की आदत कब छूटेगी, जब मैदा खराब हो जाएगा। आग्रह कर पिंकी की प्लेट में दोबारा चावल सांभर डालने लगी थी रेवा। घर की दिनचर्या में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया था। दोपहर में दादी की बगल में सिमटते गुल्लू ने आग्रह किया था, दादी माँ, हीरामन तोते की कहानी सुनाओ ना। दोपहर को कहानी नहीं सुनते, रात को सुनाऊंगी, अब घड़ी भर लेटने दे। शाम को जय आया तो घर का वातावरण रोज की तरह सहज था। बच्चे खेलने गए थे। नीना किसी पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। माँ रसोई में रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। किसी अनहोनी की घटने का कहीं चिन्ह न था। रात के खाने के बाद ही रेवा ने बात छेड़ी, आज कानपुर से तार आया था। बासी अखबार पलटते जय के हाथ रुक गए। उसका सर्वांग जल उठा। बोला कुछ नहीं, केवल आंखों से प्रश्न छलक उठा। वीरेन को दिल का दौरा पड़ा है, बिना किसी भावना के ठंडे बर्फीले स्वर में रेवा कह गई। जय चुप था। वह क्या कहे। यह ऐसे व्यक्ति की बीमारी का समाचार था जिसने उसका व छोटे भाई बहन का बचपन निर्ममता से अभावों की अंधी गलियों में धकेल दिया था। तिरस्कृत माँ का असहाय यौवन, दुनिया भर का उपहास और पिता के होते हुए भी पितृविहीन होने का शूल सा चुभता एहसास, सब कुछ उसकी आंखों के आगे आ गया। प्रारंभ में जब बात ढकी छिपी थी तब भी कोई कोई रिश्तेदार या स्कूल का साथी व्यंग्य की पैनी छुरी चुभो देता था,
क्यों जय, तुम्हारे पिता ने 2 बीवियां रखी हुई हैं क्या? एक घुमाने फिराने के लिए, दूसरी घर में खाना बनाने के लिए। और फिर घिनौने रंग में रंगी तीखी हंसी का फव्वारा। जिन्हें तो आता कि मुंह तोड़ दे कहने वाले का, पर बात सच थी। गुस्सा पी जाना पड़ता। घर आकर देखता कि माँ हर वक्त मुख दीप शिखा सी जलती रहती हैं। पिता घर आने की औपचारिकता सी निभाते थे। स्कूल की फीस, कपड़े, किताबों और पढ़ाई का हालचाल पूछते थे। फीस के लिए चेक काटकर अलमारी में रख देते थे। पितृत्व यहीं तक सिमट कर रह गया था। घर के खर्चे के लिए माँ को महीने का बंधा रुपया देते थे। बस सब उत्तरदायित्व पूरे हो गए। ये रुपए, चेक जय को अपमान का प्याला लगते जिसे फिलहाल उतारने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। छोटा था तो क्या, सब समझता था। फिर कैसे उनका व्यवहार एकदम बदल गया। माँ को शायद लगा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है। पुरानी कड़वाहट भूल कर फिर बोराई गोरैया सी तिनके समेटने लगी थी, परंतु ये केवल एक छलावा निकला। प्यार के बोलों से युगों से पुरुष स्त्री को भरमाता आया है। भारतीय स्त्री जानबूझकर इस गर्त में जा गिरती है। माँ कहाँ का अपवाद थी। जायदाद के कागज कहकर माँ से दूसरे विवाह के लिए स्वीकृति के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए। बिना पढ़े माँ ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अंधे विश्वास की दोधारी तलवार तले कट मरी। अब तो खर्चा, रुपया पैसा भी नहीं मांग सकती थी। फिर वह चले गए नए घर में आधुनिका नई पत्नी के साथ, जो उनके साथ पार्टियों में आ जा सकती थी। जाते समय दया कर गए कि मकान माँ के नाम करवा गए। साल भर का किराया पेशगी भर गए। बाद में दोनों मामा आए। हाथ पटक कर माँ पर झुंझलाते रहे, तुम इतनी भोली कैसे बन गई कि बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। माँ का रोष अपनी मौत स्वयं मर गया था। वहाँ अंकुरित हो रहा था एक निराला स्वाभिमान। अब जाने भी दो भैया। जाने कैसे दूं? हाईकोर्ट तक छीछालेदर करवा देंगे बच्चों की। याद करेंगे नहीं। अब ये बात यहीं खत्म करो। कुछ लाभ नहीं। माँ का स्वर सर्द था, पर बच्चों का खर्चा तो उसे देना ही पड़ेगा। उसका परिवार है। भैया, माँ चीख पड़ी थी, बच्चे केवल मेरे हैं। अब किसी की दांडिया की भीख पर नहीं पलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के सहारे जीना सीख जाएं। पर रेवा, मामा ने समझाना चाहा, जो मेरा था ही नहीं उसके लिए अब कैसे छीना झपटी। मामा के सामने तो माँ स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति बनी रही थी, पर जय जानता था कि कितनी रातों को वह नदी के कच्चे कगार से टुकड़ा टुकड़ा ढहती रही हैं। कन्या पाठशाला की नौकरी के बाद शाम को ट्यूशन, शनिवार तथा रविवार को माँ आसा पड़ोस का सिलाई का काम ले आती थी। फिर एक स्वेटर बुनने की मशीन भी रख ली। परित्यक्ता स्त्री और तिरस्कृत होने न मायके गई न ससुराल। तिल तिल कर जलती हुई बच्चों को अपने कमजोर डैनों में समेटे रही थी। जय साक्षी रहा है इस पूरी अग्नि परीक्षा का। सीता तो धरती की गोद में समाकर त्राण पा गई थी, पर माँ जीवन भर उस अग्नि में तपती कुंदन होती रही। मशीन पर झुकी माँ को देखकर जय का शैशव इस दलदल से उन्हें बाहर खींचने को कसमें खाता था। इसी इच्छा शक्ति के कारण वह हर कक्षा में अव्वल आता था। महेश को भी वह पढ़ाता था। शोभा की कापियां खोलकर स्वयं जांचने बैठ जाता था। माँ व बच्चों में एक मूक सा समझौता हो गया था, जिसकी शर्तें सभी एक एक कर पूरी कर रहे थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा में जय ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसके फोटो छपे, टेलीविजन पर उसका साक्षात्कार हुआ। उस दिन विद्यालय के बाहर नीली फिएट से पिता उतरे। साथ में वह भी थी, हाथों में बड़ा सा उपहार का डब्बा लिए। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। भारतीय पिता एक योग्य बेटे का बाप होने की सार्वजनिक घोषणा करने का अवसर हाथ से कैसे जाने देता। जय निर्विकार सा उन्हें देखता रहा, जैसे वो कोई अजनबी हो। इतने वर्षों में अजनबी तो बन ही गए थे। उपहार वाला हाथ हवा में ही लटका रह गया। जय आगे बढ़ गया। चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। आज माँ के अपमान का दुख कुछ कम हुआ। शाम को वह घर भी आधम के सबके लिए कपड़े, मिठाई, फलों के टोकरे, क्या कुछ नहीं लाए थे। मशीन पर बैठी नाली धोती पहने माँ सकुचा सी गईं। जय ने उन्हें आंखों से आश्वासन दिया, बेटा जब बाप के बराबर कद का हो जाए तो माँ को कितना आसरा हो जाता है।
कैसे आए? जय आज घर में मर्द था। बिना बुलाए इस मेहमान की शक्ल देखना भी उसे सहन नहीं हो रहा था। पराए घर में शानदार सूट पहने अधेड़ अफसर पिता कितना बौना हो उठा था। तुम्हें बधाई देने मिल गई, अब आगे क्या करने का विचार है? जय झल्ला उठा, अभी सोचा नहीं है कुछ। IIT में कोशिश करो, देखूंगा। शोभा उन्हें पहचानती थी, नमस्ते कर अंदर चली गई। साधारण मेहमान समझकर हमेशा की तरह चाय बना कर ले आई, साथ में मठरी भी थी। जय ने जलती आंखों से उसे घूरा तो सकपका गई। कहाँ गलती हो गई? बिना किसी के कहे ही उन्होंने चाय उठा ली, साथ में मठरी कुतरने लगे। तुमने बनाई है बेटी, कहते कहते शायद झिझक गए। तभी लट्टू घुमाता महेश आ पहुँचा। उससे स्कूल और पढ़ाई के विषय में पूछने लगे। तुम मेरे पास रहोगे बेटा? चाय पीते पीते पूछ बैठे। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे जहां आप उन्हें छोड़ गए थे। माँ का स्वाभिमान दपदप कर जल रहा था। वो घबरा कर उठ खड़े हुए, कैसे बुरे से लगने लगे। चुपचाप आकर कार में बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। उनका सारा सामान जय ने खुली खिड़की से कार में रख दिया। फिर हाथ झाड़ने लगा, जैसे कूड़ा करकट झाड़ रहा हो। अब फिर कष्ट न कीजिएगा। यही सारे संबंध समाप्त कर जय ने हाथ झाड़ लिए, फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। BA पास करने के बाद उसने बैंक से ऋण लेकर स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया और अब शहर के सफल व्यापारियों में गिना जाता था। कोठी, कार, क्या कमी थी अब? शोभा डॉक्टरी के अंतिम वर्ष में आ गई थी। महेश पत्रकारिता में जाने का विचार रखता है। अखबारों व पत्रिकाओं में उसके लेख छपने लगे थे और माँ घर में 2 नौकरानियां रखी हुई थीं। कभी उन्हें आदेश देती, काम करवाती, कभी स्वयं गेहूं चुनने बैठ जाती थी। शोभा की शादी में नानी ने कितना कहा था, अरे पिता को तो बुलवा लो। जय भान्ना उठा था, इतने वर्षों तक उनके बिना काम चलाते आए हैं, आज भी चला लेंगे। पर कन्यादान कौन करेगा? माँ जो है। बात यही समाप्त हो गई थी। फिर जय की शादी भी हो गई। पिछली बातें याद कर लोग हंसते, पर धनी व्यवसायी को लड़कियों की क्या कमी थी। पहली ही रात जय ने मीना को पूरी कहानी सुना दी, साथ ही चेतावनी भी दे दी, कभी इस घर में अलगाव की बात मत करना। हमें माँ के दुखों को कम करना है, बढ़ाना नहीं। गुल्लू, पिंकी और नन्हे के साथ हंसा खेलकर माँ के पुराने दिनों के घाव भर रहे थे। वीरेन की बदली होती रही थी। आजकल कानपुर में थे, सेवानिवृत्त होकर वहीं रहने लगे थे। आज वर्षों के अनछुए विषय की किरणें बिखेरता ये तारा पहुंचा था। दिल का दौरा पड़ा है वीरेन को, हालत गंभीर है। माँ बेटे ने एक दूसरे को देखा, जीवन भर दुखों की डोर में बंधे रहे थे। शब्द बेमानी हो उठे। फिर किसी ने न जाने की बात की, न हालचाल पता करने की इच्छा प्रकट की। रेवा अब विगत की परतों को कुरेदती भी तो सिवा तिरस्कार के कोई स्मृति हाथ न लगती। आज 1 महीने बाद दूसरा तार आ गया। वीरेन की मृत्यु हो गई थी। उसी का समाचार पाकर औरतें रोने पीटने, सांत्वना देने आई थी, पर मीना ने उन्हें बाहर खदेड़कर दरवाजा बंद कर दिया। अब एक बार कानपुर जाना जरूरी हो गया था। बच्चों को शोभा के पास छोड़कर सभी कार से निकल गए। वहाँ कोहराम मचा हुआ था। रेवा शांत थी, जय, मीना व महेश गंभीर थे। वीरेन की दूसरी पत्नी का चीत्कार गूंज रहा था, मुझे किसके सहारे छोड़ गए। रोती बिलखती स्त्री, अस्त व्यस्त कपड़े, यही प्रौढ़ा क्या उनके अभावग्रस्त पितृविहीन शैशव का कारण थी। उस दिन स्कूल के बाहर भी तो देखा था। आज जैसे सोने का सारा झूठा पानी उतरा हुआ था। बाकी रह गई थी वैधव्य की कालिक और ढलती आयु के अकेलेपन का कोहरा। चलिए, बेटा तो आ गया मुखाग्नि देने को। दरअसल किसी ने जय को देखकर कहा था, दूसरी शादी से वीरेन को कोई संतान नहीं हुई थी। हम केवल अफसोस जाहिर करने आए थे, अब वापस जाएंगे, कहकर जय उठ खड़ा हुआ। रेवा, मीना और महेश भी बाहर आ गए। औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। भरी सभा में जैसे किसी ने बम फेंक दिया। सब सकते में आ गए। कलियुग है, घोर कलियुग। धरती रसातल को जाएगी। बेटा बेटा होने से मुकर गया। बड़ी बुढ़ियां जय की मलामत कर रही थी। और माँ को तो देखो,
नीली साड़ी, चूड़ियां, बिछुए। कौन कहेगा कि यह विधवा है? जितने मुंह उतनी बातें। खबरदार, जो मेरी माँ को विधवा कहा। इतने वर्षों तक वो किसी की पत्नी नहीं थी। वो आज भी विधवा नहीं है, वह माँ है, केवल हमारी माँ। खुली आंगन में जैसे कांसे का थाल गिरा और छनाका देर तक गूंजता रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।